नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर खुलता है, इतने विस्तार से खुलता है कि आप खबर के मास्टर बनकर इस क्लास से निकलते हैं, ये हम गारंटी देते हैं। और साथ ही जैसा बार बार याद दिलाता हूं कि ये न्यूज का फैमिली शो है, तो बड़े बुजुर्ग तो देखे ही, लेकिन न्यूज बच्चों को भी देखनी चाहिए, क्योंकि अमूमन ये होता था कि बच्चों को कहां समझ में आएगी, उनके काम का क्या होगा। ये दोनों मसले हमने खत्म कर दिए हैं। समझ में सबको आएगी और काम के भी सबकी है, इसलिए ये न्यूज का फैमिली शो है। तो बच्चों को भी बुलाइए ना, शुरू करते हैं पाठशाला। तो पाठशाला में सबसे पहले रोज की तरह आपको बताता हूं कि आज पाठशाला में क्या है। पाठशाला में देश को अरबपति बनाने वाली क्लास सबसे पहले लगाने जा रहा हूं, यानी देश कैसे अरबपति बन रहा है वो आपको बताऊंगा। मोदी के सबसे बड़े टेस्ट का आंसर शीट आज दुनिया देखने वाली है। वो टेस्ट जो नरेंद्र मोदी को देना था और उसका आंसर शीट पहली बार आपके सामने दुनिया देखेगी, वो आज आपको पाठशाला में दिखाऊंगा। इसके अलावा पायलट मोदी कराएंगे यूपी में योगी का टेक ऑफ, इस पर भी पूरा एनालिसिस होगा। और पाठशाला में आज यूपी के डबल इंजन का जरा स्पीड टेस्ट भी करेंगे कि ये मोदी योगी वाला जो डबल इंजन है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है यूपी में, ये आपको पूरा चैप्टर उसका बताऊंगा। और आखिर में हिस्ट्री की क्लास, जिसमें मुगल सीरीज में अकबर की दायमा माहम का चैप्टर होगा। लेकिन सबसे पहले पाठशाला में राष्ट्रवाद की क्लास। तो आज सबसे पहले राष्ट्रवाद की क्लास, और राष्ट्रवाद में देश के अरबपति बनने का जिक्र। अब आप कहेंगे देश अरबपति बन रहा है, इसमें राष्ट्रवाद है, इसमें देश को गर्व करना चाहिए, ऐसा क्या है? यानी 100 करोड़, और इस आंकड़े को बहुत ध्यान से देखिए। 100 करोड़ का मतलब होता है 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 अरब। और ये अरबपति कोई और नहीं बल्कि पूरा भारत बनने जा रहा है। और इसकी वजह है कि भारत अरबपति कैसे बन रहा है, क्योंकि देश 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बेहद करीब खड़ा है। और ये एक ऐसा अरबपति बनना है जो इस देश के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज देश के लिए गर्व का पल है। पार्टी भूल जाइए, विचारधारा से हटकर देखिए, देश की कामयाबी का मौका है, क्योंकि ये 100 करोड़ जो है, जिसको हम 1 अरब कह रहे हैं, इसके बड़े मायने हैं। दुनिया में हर छठा व्यक्ति जो है, छठा व्यक्ति वो भारतीय है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में 7% कंट्रीब्यूशन करीब भारत कर रहा है। तो इस 100 करोड़ वैक्सीन का भारत के लिए, दुनिया के लिए मतलब है। और ये 100 करोड़ वैक्सीन की जब बात करता हूं तो आपको दिखाता हूं कि इस वक्त आंकड़ा क्या कह रहा है, जरा देखिए। अरे आओ भाई, 100 करोड़ वैक्सीन की जब बात कर रहा हूं तो आपको यहां दिखाता हूं इस बड़ी एलईडी पर। डालिए जरा यहां कि वो आंकड़ा जो है वो बड़ी तेजी से घन घन घूम रहा है। और ये आंकड़ा जो है मात्र 31,71,000 और डोजेज लगते भारत 1 बिलियन डोज वैक्सीन के लगा चुका होगा। यानी कल सुबह संभव है कि जब आप उठें, थोड़ा देर से उठते हो तो और ज्यादा संभव है कि 100 करोड़ लोगों को, भारत में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी होगी। और यह अपने आप में ऐतिहासिक है, यह अपने आप में कमाल है, यह अपने आप में रिकॉर्ड है, यह अपने आप में जबरदस्त है। और इसीलिए कहा कि पार्टी वार्टी सब भूल जाइए, किसको समर्थन करते हैं। आज देश के लिहाज से देखिए कि हम कैसे 100 करोड़ का चैलेंज पार कर रहे हैं। 100 करोड़ के वैक्सीन को लगाने का मतलब समझिए पहले। जब हम कहते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीन जो है वो भारत में लगने जा रही है, 100 करोड़ वैक्सीन का मतलब समझिए। यह बहुत बड़ी खबर है। और कल जब आपको ये खबर मिलेगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे दिवाली 4 तारीख को करेंगे, उससे पहले यह दिवाली मनाने जैसा है। और ये 100 करोड़ वैक्सीन क्या है? एक अमेरिका प्लस एक और अमेरिका प्लस एक और अमेरिका इज इक्वल टू
इंडिया। अब आप कहेंगे ये क्या गणित है भैया? 3 अमेरिका की आबादी को वैक्सीन लगाने जैसा है जो इंडिया में हो रहा है, ये 100 करोड़ वैक्सीन। 3 अमेरिका, सोचिए 3 अमेरिका को पूरा वैक्सीन लगा देना मतलब इंडिया में 100 करोड़ वैक्सीनेशन। एक पाकिस्तान प्लस दूसरा पाकिस्तान प्लस तीसरा पाकिस्तान प्लस चौथा पाकिस्तान प्लस पांचवा पाकिस्तान इज इक्वल टू एक इंडिया। पाकिस्तान जैसे 5 पाकिस्तान को वैक्सीन लगा दीजिए, वो हम अचीव करने जा रहे हैं 100 करोड़। एक देश 5 देशों के बराबर का काम कर रहा है। एक रशिया, यानी एक रशिया प्लस दूसरा रशिया प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा प्लस छठा प्लस 7 रशिया को जोड़ दीजिए, तब वो बनता है जो इंडिया अचीव कर रहा है। इस 100 करोड़ को समझिए कि हम क्या अचीव कर रहे हैं। 7 रशिया की आबादी, इतने वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, 45 देशों की जो कुल आबादी है, 45 देशों की आबादी के बराबर वैक्सीनेशन हम करने जा रहे हैं 100 करोड़। और उसमें कितना बचा है आप देख रहे हैं, बगल में 31 लाख वैक्सीनेशन बस बचा हुआ है। यह है गर्व करने का लम्हा। लेकिन इस सफर को आज आपको पाठशाला में समझाऊंगा कि कैसे यह देश के लिए एक बड़ा लम्हा रहा है, यह कैसा सफर रहा है। इसमें नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है वो भी समझना होगा। इसमें देश के बाकियों का क्या योगदान है यह भी समझना होगा, क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाना कोई आसान काम नहीं है। वो तो आपको दिखा ही रहा हूं, कई तरीके की चुनौतियां आई। और ये 100 करोड़ की जो चुनौती है, वो चुनौती क्या क्या थी इसको याद कीजिए आज, कि क्या क्या झेल कर हम यहां पहुंचे। सबसे पहली जनसंख्या, इतनी आबादी है हमारे यहां, इतनी आबादी है कि शुरू करने के पहले ही कई बार हौसला टूटने लगता है कि 140 करोड़ को लगाएंगे कैसे। लगा दिया 100 करोड़ को। इसके अलावा दुर्गम इलाके, ऐसी भौगोलिक स्थिति है हमारी कि ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर वैक्सीन लगाई गई है। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। नदी में जाकर, झील पार करके, ड्रोन के जरिए पहुंचाया, पहाड़ों में पहुंचाया, आदिवासी इलाके में पहुंचाया। कैसे कैसी तस्वीरें हैं, इनको देखिए। नदी पार करके जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, कहां कहां लोगों को दूर दूर के इलाके में जाके एक एक वैक्सीन लगाई गई है। इन तस्वीरों को आज देखिए और गर्व महसूस कीजिए कि हमने कितना बड़ा काम किया है। हमने, देश ने। ट्रांसपोर्टेशन, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे इसकी चिंता थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ले जाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन, इतने बड़े देश में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे इसकी परेशानी थी। उसके अलावा स्टोर कहां करेंगे, स्टोरेज, इसकी परेशानी थी। आपको तो सिर्फ ठुकवा लेना था, जिनको लगाना था उनकी परेशानियों को सोचिए। इतना ही नहीं, इसके बाद चुनौती थी अफवाह की। अरे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, अरे पता नहीं इस पर भरोसा करें नहीं करें, लगवाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, सबको मरवाना तो नहीं चाहते हैं मोदी जी। ऐसी अफवाहों को पार करके ये 100 करोड़ वैक्सीन लग रही है। राजनीति भयंकर हुई, हमको दे रहे हैं उनको नहीं दे रहे, हमारे बच्चों की वैक्सीन बेच दी फलाना ढिमकाना। और इसी बीच में दूसरी लहर भी आ गई, जिसको पार करके आज हम 100 करोड़ वैक्सीन के इस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। इन चुनौतियों को पार करके एक देश के तौर पर भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगने जा रही है। इसमें कितनी आबादी को पहला डोज लगा है? 100 करोड़। इसमें अचीवमेंट को समझते जाइए। यहां दिल में महसूस होना चाहिए कि एक भारतीय के तौर पर हम क्या अचीव कर रहे हैं। जो पहली डोज है वैक्सीन की, वो लग चुकी है करीब 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को। 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है, मतलब उनको एक लेयर प्रोटेक्शन का मिल चुका है। और जो डबल डोज है, यानी जिनको दोनों लग गई है डबल डोज, ऐसी आबादी देश में है करीब 29 करोड़ से ज्यादा, यानी ये फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग हैं।
और भारत में 18 प्लस आबादी कितनी, 18 प्लस की आबादी जो है वो भारत में जिनको अभी वैक्सीन बनी हुई है और लगनी है वो है 94 करोड़, 94 करोड़। तो इसमें से 18 प्लस वालों में करीब 75% को फर्स्ट डोज लग चुकी है। ये फर्स्ट डोज है। और जो डबल डोज है वो करीब 30% को डबल डोज। ये इस देश का अचीवमेंट है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का सफर हमने कैसे तय किया यह भी आपको बताता हूं। 16 जनवरी की तारीख थी, 16 जनवरी। यह पहला दिन था, यह पहला डोज था। जब पहला डोज लगा वैक्सीन का तब किसी ने सोचा नहीं था कि हम 100 करोड़ तक पहुंचेंगे। पहला डोज लग रहा था और इस वक्त पहली लहर जो है वो कम होनी शुरू हो गई थी। लोग जो है अब सोच रहे थे अरे वैक्सीन की जरूरत क्या है, हो जाएगा काम। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ, सबको वैक्सीन चाहिए थी। और 21 अक्टूबर यानी कल का दिन होगा जब हम पहुंच जाएंगे 100 करोड़ डोज पर। 100 करोड़ डोज। अब ये जो सफर है इसके बीच का 278 दिन, 278 डेज, इसी में दूसरी लहर भी आई और इस 278 दिन में ये 100 करोड़ डोज का हमने सफर पूरा किया। इसमें एक चीज और थी, शुरू में इतनी वैक्सीन नहीं बन रही थी, लोगों को लग रहा था कि ले नहीं ले, तमाम चीजें थी। 1 मई से जाकर 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। और अगर तब से काउंट करने जाइएगा, तब से देखिएगा तो 172 दिन में 55 करोड़ डोज लगाई गई है। यानी हर दिन के हिसाब से देखिएगा तो हर दिन 31 लाख पर डे ये लगाया गया है डोज। हर दिन 31 लाख से ज्यादा, यानी 10 महीने में, करीब 10 महीने में हमने 100 करोड़ डोज हासिल किए। 100 करोड़ यानी हर महीने करीब 10 करोड़, हर महीने 10 करोड़ डोज। 10 करोड़ ये एवरेज आपको बता रहा हूं, ये हमारा एवरेज है। हर दिन करीब 36 लाख, हर घंटे। जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं ये शो खत्म करते करते भी अगर इस एवरेज से चलिएगा तो इससे थोड़ा कम रहेगा क्योंकि शो तो 1 घंटा का ही है, लेकिन हर घंटे 1.5 लाख डोज। और हर मिनट, जिस वक्त आप ये सब पढ़ रहे हैं और देश के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं, उस 1 मिनट में 2500 डोज लग जा रही है। 2500 डोज। और हर सेकंड में, जिस वक्त ये लिख रहा हूं, इतने में जितने सेकंड गुजरे होंगे सोचिए, हर सेकंड 42 डोज वैक्सीन की लग रही है। यानी जितनी देर में आप सोचते हैं कि अरे कैसे हुआ, 42 3 लग गया। जितनी देर में आप सोचते हैं 100 करोड़, 42 लोग को टीका ठुका गया। यह इस देश में हुआ है और इसलिए कह रहा हूं बतौर भारतीय यहां गर्व महसूस होना चाहिए। 100 करोड़ की वैक्सीनेशन के सफर में कई माइलस्टोन आए। ऐसे कई दिन रहे जब हमने 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए और ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा वाले एक हमने 27 अगस्त को लगाया, 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ 8 लाख डोज। उसके बाद 4 दिन बाद 31 अगस्त को, इस दिन भी 1 करोड़ प्लस, इस दिन भी 1 CR प्लस। और उसके बाद 6 सितंबर को, उस दिन भी 1 CR प्लस। और जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था 17 सितंबर, उस दिन तो इतिहास ही रच दिया। उस दिन तो 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ डोज। 4 दिन ऐसे रहे जब हमने 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया। लेकिन देश में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उस दिन को याद कीजिए। जैसे नहीं होता है कि आप नौकरी शुरू करते हैं और कुछ पैसा ऐसा कमाते हैं, उसके बाद लगता है ये भी होगा वो भी होगा, तमाम चीजें सोचते हैं। फिर जब करियर में आगे चले जाते हैं तो फिर पीछे पलट के देखते हैं, सोचते हैं क्या क्या अचीव किया। आज उस मोड में रहिए।
सोफा पे पैर थोड़ा फैला के बैठिए और तब टीवी देखिए या मोबाइल में देख रहे हैं तो देखिए। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सफर क्या था, देखिए आपको बताते बताते में 1 लाख से ऊपर लग गया, 30,84,000 बस रह गया है 100 करोड़ होने में। जब हमने शुरू किया, वैक्सीन कम थी, तो 10 करोड़ डोज लगने में 85 दिन लग गए थे। तब यह कहा जा रहा था कि 2022 के अंत तक भी वैक्सीनेशन पूरा होगा नहीं होगा भगवान भरोसे है। मतलब वैक्सीनेशन तो इम्पॉसिबल है, मिशन इम्पॉसिबल बता दिया गया था उसको। लेकिन फिर क्या हुआ उसको समझिए। पहले 50 करोड़ डोज में करीब 8 महीने लगे और उसके बाद के 50 करोड़ डोज में 2 महीने। मतलब लास्ट के वक्त में, शुरू के 8 महीने में आप राहुल द्रविड़ टाइप खेलते रहे और आखिर के 2 महीने में आप समझ के चलिए कि आप जो है वीरेंद्र सहवाग जैसा खेलने लगे। धड़ाधड़ 1 से 10 करोड़ डोज 85 दिन में हुआ, 10 से 20 करोड़ डोज 45 दिन में हुआ, 20 से 30 करोड़ होने में 29 दिन लगे, 30 से 40 करोड़ में 24 दिन, लगातार घटता जा रहा था। 40 से 50 करोड़ होने में 20 दिन, 50 से 60 करोड़ में 19 दिन, 60 से 70 करोड़ होने में 13 दिन, 70 से 80 करोड़ होने में 11 दिन, 80 से 90 करोड़ होने में 14 दिन और अब 90 से 100 करोड़ डोज होने में 20 दिन का वक्त लगा है। खटाखट निपटा दिया गया। और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए जो ये पूरा माहौल था, इसमें जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इसमें जो डॉक्टर्स हैं, जिन लोगों ने इंजेक्शन लगाया, जिन लोगों ने उस समय भी इंजेक्शन लगाया जब ये महामारी इतनी भयंकर फैली हुई थी, उन सबको सल्यूट है। जिन लोगों ने इस दुर्गम इलाके में जाकर ये वैक्सीनेशन का काम किया, उनको सल्यूट है। आज उनको दिल से नमन कीजिए, याद कीजिए कि आज आप वो 2 डोज वैक्सीन की या 1 डोज वैक्सीन की जिनकी वजह से लगा पाए हैं, उनको याद कीजिए। लेकिन एक व्यक्ति को और याद कर कीजिए, जिनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी का इसमें एक रोल रहा है एज अ लीडर, जिन्होंने लीड किया। और पीएम ने क्या किया उसको समझिए। पहले आपको दिखाता हूं पीएम मोदी का रोल। इस 100 करोड़ में पीएम मोदी का रोल क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 100 करोड़ मिशन, 100 करोड़ डोज जो है, इसमें पीएम का रोल समझना ही होगा। बतौर लीडर उन्होंने एक रणनीति बनाई। इस बात को समझिए, पॉलिटिक्स को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। उन्होंने वैक्सीनेशन की एक रणनीति बनाई और वो रणनीति ये कहती थी कि पहले 60 प्लस वालों को लगाओ, 60 प्लस को वैक्सीनेशन। क्यों? वैक्सीन कम थी। डॉक्टर्स को लगाओ, नर्सेस को लगाओ, हेल्थ वर्कर्स को लगाओ और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगाओ। शॉर्ट में लिख दिया वर्कर्स। इन लोगों को पहले लगाओ, क्योंकि अगर ये डॉक्टर, ये नर्सेज, ये हेल्थ वर्कर्स ही ठीक नहीं रहेंगे तो वैक्सीन आ भी जाएगी तो लगाएगा कौन? और सबसे ज्यादा खतरा किसको था? 60 प्लस वालों का था। तो पहले इनको लगा के सेव कर दो। तो ये जो रणनीति थी नरेंद्र मोदी की, इसका नतीजा ये हुआ कि जब तक ये 100 करोड़ लगने में समय लगा, उस वक्त तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सका। इसके बाद उन्होंने कहा 45 प्लस वालों को दो, फिर 18 प्लस वालों को दो। ये एक रणनीति के तहत किया गया, सोच समझ के, प्लानिंग थी। मंत्रियों, नेताओं, अपने से भी पहले प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को टीका लगवाया। यह नहीं कि पीएम है सबसे पहले जाओ मैं ही सेफ हो जाता हूं। अरे उनको पता था मैं तो घर से इतने प्रोटेक्शन में काम कर रहा हूं। जो लोग रोज जाकर वहां लड़ रहे हैं उनको पहले टीका लगाओ। तो यह रणनीति नरेंद्र मोदी की एक बड़ी वजह है कि आज हम 100 करोड़ तक पहुंच रहे हैं। दूसरा, मैनेजमेंट खुद संभाला। यह एक बड़ा फैसला था नरेंद्र मोदी का कि ये वैक्सीनेशन जो है, इसकी सारी रणनीति, इसकी सारी प्रक्रिया मेरे हाथ में रहेगी, केंद्र के हाथ में रहेगी। कई राज्य चिल्लाते रहे कि हमको करने दीजिए, हमको करने दीजिए। बहुत हंगामा हुआ। शुरू में तो नहीं करने दिया। जब ज्यादा हंगामा करने लगे तो उनके ऊपर छोड़ा कि जाओ कर लो।
उसके बाद वो बोलने लगे मेरे यहां खत्म हो गया, मेरे यहां बचा नहीं है, मैं कैसे दूं, मेरे यहां इतने दिन का बचा है, ये है वो है, तमाम चीजें, हम कितने में खरीदेंगे, हम कहां से खरीदेंगे, हमको पहले बोला गया कि हमको खुद खरीदने दीजिए। जब खरीदने के लिए छोड़ दिया गया तो बोलने लगे हम कहां से खरीदेंगे, आप हमको खरीद के दीजिए। तो तमाम चीजें होने लगी। फिर ये हुआ कि मेरे पास रहने दो, खुद संभाल लिया, मैं दे दूंगा, सबको दे दूंगा, जिसकी जितनी आबादी है, जहां जितनी जरूरत है उस हिसाब से मिलेगा। उसमें कोई बंटवारा ये नहीं हुआ कि बीजेपी शासित राज्य है या कांग्रेस शासित राज्य है या टीएमसी शासित राज्य है। आबादी के हिसाब से और जहां पर ज्यादा संक्रमण था उसके हिसाब से वैक्सीन दी गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दी गई, यूपी में सबसे ज्यादा दी गई। यूपी में बीजेपी की सरकार है इसलिए नहीं, बल्कि आबादी सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमण झेल रहा था तो वहां दिया गया। उसके बाद मुफ्त वैक्सीन, सबको मुफ्त वैक्सीन मिले, इसका फैसला लिया गया। क्योंकि अगर मुफ्त नहीं दीजिएगा तो गरीब को नहीं लगेगा, और गरीब को नहीं लगेगा तो ये 100 करोड़ का चक्र नहीं बनेगा। तो ये फैसला नरेंद्र मोदी ने बतौर पीएम लिया। एक और बड़ा फैसला जो उन्होंने किया, देश की वैक्सीन पर भरोसा, देश की वैक्सीन। और ये बहुत बड़ा फैसला था। जिस वक्त दुनिया ये कह रही थी कि हमने वैक्सीन बना ली, हमने वैक्सीन बना ली, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत में बनी वैक्सीन पर भरोसा करेंगे। इधर उधर से वैक्सीन के लिए शुरू में मारामारी नहीं करेंगे, हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करना है। और उसका नतीजा यह रहा कि आज जो वैक्सीन भारत में लग रही है वो बेहद प्रभावशाली है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं, अभी आपको डेटा दिखाऊंगा, जिन्होंने वैक्सीन तो लगा ली, लेकिन उस वैक्सीन के लगाने के बाद भी संक्रमण की दर कम नहीं हो रही, मृत्यु दर कम नहीं हो रही, क्योंकि उसका इफेक्ट उतना नहीं है। और आखिर में जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, वो नरेंद्र मोदी का एक बड़ा और अहम फैसला था। उस पर पॉलिटिक्स हुई, वो अलग बात है, इसलिए मैंने कहा पार्टी पॉलिटिक्स भूलकर आज देश की बात कर रहे हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि स्पुतनिक वैक्सीन जब जरूरत हुई कि लगा कि अब बाहर से मंगा सकते हैं तो वो भी मंगाया। और जो देश में ये 100 करोड़ वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन बनानी थी, उसका रॉ मटेरियल वो अमेरिका से आया। अमेरिका ने कहा हम आपको वो रॉ मटेरियल देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ रही थी तब आपने मदद की थी, आपने दुनिया की मदद की थी, दुनिया को दिखाया कि हमारा अकेले का बचना नहीं, आपका बचना भी जरूरी है। तो वो जो इस डिप्लोमेसी पर सवाल खड़ा हुआ, वो भी आज वजह है कि ये 100 करोड़ डोज की प्रक्रिया जो है वो हम पूरी कर रहे हैं। और इसका असर क्या हुआ, ये 100 करोड़ का असर समझिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सुरक्षित हो गए, 100 करोड़ डोज का असर समझिए देश के लिए, दुनिया के लिए। देश की इकोनॉमी में जो सुधार आया है उसकी बड़ी वजह है कि आप 100 करोड़ वैक्सीन लगा रहे हैं। और ये 100 करोड़ वैक्सीन का मतलब है कि सब खुल गया है। आप दशहरा भी मना रहे हैं, आप दिवाली भी मना रहे हैं, आप कंपनियां भी खोल रहे हैं, कंपनियों में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। वो इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 100 करोड़ से। ये 100 करोड़ डोज ना लगा होता तो इकोनॉमी के लिए इस तरीके से खुलना मुश्किल हो जाता, चैलेंज रहता। आज दुनिया जो कह रही है कि भारत की जीडीपी जो है वो 9.5% दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी, उसकी बड़ी वजह जो है वो ये 100 करोड़ डोज है। क्योंकि दुनिया को यह दिखता है कि यह सेफ देश है, यहां इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट करने में खतरा नहीं, यहां पैसा लगाने में खतरा नहीं। और इसका नतीजा क्या हुआ, सेंसेक्स जो है पहली बार 60,000 के पार है। पहली बार दुनिया भारत में पैसा लगा रही है, क्योंकि उनको भरोसा है कि यहां 100 करोड़ वैक्सीन लगा दी, अब ये छोड़ेंगे थोड़े, ये तो अभी 200 करोड़ पहुंच जाएंगे। सेंसेक्स आसमान छू रहा है, रोज रिकॉर्ड बना रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये बढ़कर 12% हो चुका है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को काम करना है वो सब वैक्सीनेटेड है। भारत में निर्यात, जो भारत निर्यात कर पा रहा है आज, वो बढ़कर हो गया है करीब $30 बिलियन। $30 बिलियन। ये 6 महीने की बात बता रहा हूं। लगातार 6 महीने से $30 बिलियन के पार चल रहा है। ये किसकी वजह से है? ये 100 करोड़ की वजह से। आपके लिए वो आपका एक वैक्सीन है,
वो देश के लिए वैक्सीन है, वो देश के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहा है। और आपको यह समझना होगा कि देश के लिए तो यह हो ही रहा है, लेकिन इसको कंपैरिजन में ले आइए। सोचिए कि अगर भारत वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर न होता, अगर हमने अपनी वैक्सीन न बनाई होती, हम अपने ऊपर निर्भर न होते, अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा न किया होता, जो बीजेपी की वैक्सीन बताई जा रही थी उसमें फंस गए होते, तो क्या से क्या हुआ होता। अगर हम खुद स्वदेशी वैक्सीन न बना पाते, इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो भारत की स्थिति भी अफ्रीका महाद्वीप की तरह होती। अफ्रीका जिसे दुनिया के बड़े देशों ने उसके हाल पर छोड़ दिया। अफ्रीका महाद्वीप 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला है और उसकी जनसंख्या करीब 138 करोड़ है, जितनी करीब हमारी है, भारत के बराबर। पर वहां कितना वैक्सीनेशन हुआ है पता है? मात्र 17 करोड़ वैक्सीन के डोज लगे। 138 करोड़ की आबादी में मात्र 17 करोड़ वैक्सीन, क्योंकि अपनी वैक्सीन नहीं थी और दुनिया ने छोड़ दिया कि जाओ जो करना है करो, अभी पहले हम खुद को बचाएंगे। ये भारत के वैज्ञानिकों को आज नमन कीजिए कि उन्होंने वैक्सीन इतनी जल्दी बना के दी, इतनी इफेक्टिव बना के दी कि हम अपने भरोसे आज 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। अफ्रीका की 90% आबादी अभी भी वैक्सीन का इंतजार कर रही है, दूसरे देशों के सामने हाथ फैला रही है मदद के लिए, लेकिन हम आत्मनिर्भर हैं और इसीलिए 100 करोड़ पर खड़े हैं। भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरा हो रहा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हम कहां हैं, उसको भी कंपेयर कीजिए, तब समझ में आएगा कि हमने क्या अचीव किया है। 100 करोड़ का कंपैरिजन देखिए, 100 करोड़ डोज। पहले चीन को देखिए, चीन की आबादी कितनी है, इसमें आबादी और डोज यहां लिख देता हूं, ये आबादी और डोज, ये चीन की आबादी और डोज। इनकी आबादी है 144 करोड़ और इन्होंने 223 करोड़ को डोज लगा दिया है। यानी ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे देश को वैक्सीनेट कर दें। ठीक है, चीन है, पहले से इनको शायद पता भी रहा होगा कि अपने हिसाब से बना लो, जब फैलाया है तो कर भी लो। और इनके डेटा पे वैसे मुझे भरोसा कम होता है, क्या करते हैं क्या छापते हैं यही जानते हैं। इसके बाद है अमेरिका, इसकी आबादी है 34 करोड़ और इन्होंने 40 करोड़ डोज लगाया है। यानी मतलब एक डोज सबको लग गया है और दूसरे डोज की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटेन, इनकी आबादी जो है वो करीब 6.7 करोड़ और इन्होंने कितने लोगों को लगाया है? 9.4 करोड़। यानी करीब अगर 13 करोड़ के करीब लगा लेंगे तो सबको लग जाएगा, तो उस तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस जो दूसरा बड़ा देश है उसको देखिए, इसकी आबादी है करीब 6.5 करोड़ और इन्होंने 9.7 करोड़ को लगाया है वैक्सीनेशन डोज। जर्मनी की आबादी 8.5 करोड़ के आसपास है और उन्होंने 11 करोड़ को लगाया। मतलब हम कहीं से पीछे नहीं है, औरों के मुकाबले आगे ही नजर आते हैं जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से। हालांकि भले ही आबादी के लिहाज से दुनिया के कई देश वैक्सीनेशन में हमसे आगे हैं, लेकिन उनके सामने भारत जैसी चुनौतियां नहीं थी। वैक्सीनेशन के बावजूद वहां कोरोना के केसेस बढ़े हुए हैं। अगर आप ब्रिटेन को देखिएगा, जिस ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं, यहां केसेस देखिए, यहां डेली एक्टिव केस आज कितने निकल रहे हैं? 48,703 केस अभी भी निकल रहे हैं कोरोना के। इतना वैक्सीनेशन करने के बाद सोचिए कैसी वैक्सीन लगा रहे हैं। रूस में आप देखिए एक्टिव केसेस जो कोरोना के निकल रहे हैं वो 33,437 केस निकल रहे हैं अभी भी। जर्मनी के बारे में आपको बता रहा था, जर्मनी में करीब 22,000 एक्टिव केस अभी भी निकल रहे हैं, 22K। और जिस अमेरिका की बात हो रही है कि 40 करोड़ लोगों का वैक्सीन कर लिया, यहां पर अभी भी डेली एक्टिव केस जो हैं वो 83,624 के करीब निकल रहे हैं। वैक्सीनेशन तो कर दिया लेकिन केस कम नहीं कर पा रहे हैं। और भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन और केस कितने हैं भारत में? 14,623, यानी सबसे कम केस। दुनिया इसीलिए तो कह रही है कि भारत को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक तो केस कम होते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन की दर जो है वो बढ़ रही है और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ रहा है।
एक्टिव केस भारत में सबसे कम है। अब आपको मृत्यु दर दिखाता हूं। अगर आप मृत्यु दर देखिएगा दूसरे देशों के मुकाबले, रूस में मृत्यु दर जो है वो 3.77%, यूएस को देखिएगा तो 1.78% है। अगर आप यूरोप को देखिएगा, वहां तो कई देश हैं, तो यूरोप में देखिएगा तो 1.75% है। कनाडा में 1.34, कनाडा 1.34, इंग्लैंड में, इंडिया में मृत्यु दर अगर आप इन सब से कंपेयर कीजिएगा तो सबसे कम 1.05%। यह पिछले एक हफ्ते का डेटा आपको बता रहा हूं। वैक्सीनेशन के बाद मृत्यु दर लगातार भारत में कम हुई है और अभी देश भर के 18 प्लस की आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने की चुनौती है। सवाल है कि यह कैसे पूरा होगा। अभी जिस स्पीड से लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है, आने वाले दिनों में यही स्पीड रही तो कितना वक्त लगेगा, इसको भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब तक मान के चलिए करीब 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगा दिया गया है, कल लग ही ना जाएगा। 18 प्लस आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के लिए 80 करोड़ डोज की जरूरत है। पिछले 7 दिनों में रोजाना करीब 38 लाख वैक्सीन डोज दिए गए। इस रफ्तार से भी चलिएगा तो 80 करोड़ डोज देने में 7 महीने लगेंगे। 18 मई 2022 तक 18 प्लस की आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाएगी। हो सकता है ये और बढ़ जाए क्योंकि कुछ और वैक्सीन जुड़ने वाली है। अगर रोजाना 75 लाख वैक्सीन डोज लगाए जाएं तो जनवरी 2022 के अंत तक 80 करोड़ डोज लग जाएंगे, जिसकी संभावना है कि हो जाए क्योंकि प्रोडक्शन वैक्सीन का और बढ़ रहा है और दूसरी वैक्सीन भी आ रही है। तो अगले कुछ महीने में हो सकता है कि सबको वैक्सीन लग जाए। भारत सिर्फ जो हम कह रहे थे कि दुनिया में लोगों जो वैक्सीन दे रहा था उसके बारे में भी आपको मैं बता रहा था कि किस तरीके से भारत ने मदद की, लेकिन अगली चुनौती बच्चों को वैक्सीन देने की है। 2 साल से 18 साल की वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है वो लगभग बनकर तैयार है। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि कल जो ये 100 करोड़ है, 100 करोड़, ये एक बहुत बड़ा अहम पड़ाव है देश के लिए। और इस 100 करोड़ को ये अरबपति बनना, पैसा वाला अरबपति तो बन जाते हैं लोग, पैसा वाला करोड़पति तो बन जाते हैं लोग, लेकिन देश का अरबपति और करोड़पति बनना इधर लगना चाहिए। और एक बार आपको दिखा देता हूं, जितनी देर में ये पूरा चैप्टर समझाया है, डालिए जरा, कहां गया मीटर, हाँ, 29,53,600 या 200 अभी और डोज लग जाएंगे तो मामला जो है वो बोलते बोलते में देखिए लग रहा है। ऐसे लगता है, जरा जूम करके दिखाइएगा ये वाला डेटा एक बार। ऐसे लगता है जैसे कई बार वो पेट्रोल भराने नहीं जाते तो मीटर घन 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 भागता है। अब मात्र 29 लाख डोज लगना रह गया। कल तो मान के चलिए कि हो जाएगा काम। यह है 100 करोड़ डोज का काउंटडाउन मीटर। और टाइम्स नाउ नव भारत पर कल हम आपको उन लोगों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने ये मकाम हासिल करने में देश को मदद की। कुशीनगर में थे, पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और कुशीनगर को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर तंज भी कसा। उन्होंने बिना नाम लिए विरोधी दलों पर निशाना साधा, कहा कि पिछली सरकारों में माफियाओं को खुली छूट थी, लेकिन अब योगी राज में माफिया हाशिए पर चले गए। यूपी में किस तरह से अपराध पर कंट्रोल किया गया और कैसे विकास की नई कहानी लिखी गई, यह आगे आपको बताऊंगा। पहले प्रधानमंत्री को एक बार सुन लीजिए। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। और सबसे ज्यादा दर्द भी, इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी माफियाओं को लेकर निशाना साध रहे थे कि कैसे यूपी में माफिया राज खत्म किया गया है, कम किया गया है।
तो आज जरा पाठशाला में हम ये डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, मतलब केंद्र में भी बीजेपी और यूपी में भी बीजेपी, इस डबल इंजन की रफ्तार को भी चेक करेंगे और पीएम जो कह रहे थे जरा उसको भी देखेंगे कि योगी सरकार ने कैसे माफिया पर लगाम लगाई या नहीं लगाई। तो डबल इंजन का टेस्ट भी करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि माफिया राज यूपी में इसका रिकॉर्ड क्या कहता है। 3,371 माफिया पर बीते कुछ साल में यानी योगी सरकार में 19,121 मामले दर्ज किए गए। यह हुआ है बीते 4 साल में। मतलब माफियाओं को लेकर जो पीएम कह रहे थे कि यूपी में माफियाओं पर नकेल कसी गई है, वो हुआ है। 2,281 माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर ये अरेस्ट हुए। यानी पीएम जो कह रहे थे कि माफिया राज को खत्म करने के लिए काम हुआ है, आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं, वो फैक्चुअली ठीक दिखता है। 3,028 आरोपियों पर उन पर एक्शन हुआ है किसी ना किसी तरीके का। 42 आरोपी ऐसे 42 आरोपी जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया गया है। 1530 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट, यह उत्तर प्रदेश का आपको बता रहा हूं। 67 आरोपी इनकी संपत्ति कुर्क की गई है। यह हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। 1030 आरोपी इन पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 44 आरोपी इन पर आर्म्स एक्ट लगाया गया। आर्म्स एक्ट यह हुआ है बीते कुछ साल में योगी सरकार के आने के बाद। 911 लोग ऐसे थे हिस्ट्री शीटर जिनकी फाइल खोली गई और इनमें से 137 को जेल भेजा गया। जेल हुई है जिनकी फाइल खोली, बोला माफ कीजिएगा 637 को जेल भेजा कि फाइल में ही रहोगे, थोड़ा जेल भी तो जाओ। यह हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। 187 भूमाफिया उन पर कार्रवाई हुई। 41 भूमाफिया उनकी संपत्ति कुर्क की गई। 170 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन खाली कराई गई है। माफियाओं से करीब 1500 करोड़ जब्त किए गए और माफियाओं के 400 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त की गई। यह हुआ है माफिया राज खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर एक्शन हुआ है उसका जिक्र कर रहे थे, तो ये आंकड़े उसकी गवाही देते हैं। योगी सरकार में बड़े माफिया किस हाल में, आंकड़े तो कह रहे हैं, तस्वीरें भी कुछ कहनी चाहिए। कौन किस जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी जिसके नाम से यूपी में लोग थर थर कांपते थे, वो बांदा जेल में बंद है। उसके लिए व्हीलचेयर से उठना मुश्किल है। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। कुंटू सिंह 18 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई। संजीव उर्फ जीवा आजीवन कारावास। ओम प्रकाश श्रीवास्तव आजीवन कारावास। सुंदर भाटी आजीवन कारावास की सजा झेल रहा है। सिंहराज भाटी आजीवन कारावास दिया गया है। ये कुछ बड़े माफिया के बारे में आपको बता रहा हूं। जो छोटे मोटे हैं उनके साथ जो हुआ वो तो देख ही रहे आप। योगी सरकार में अपराध पर किस तरह से काबू किया गया, इसका भी आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हाल था और अब क्या हाल है, यह भी आपको जानना चाहिए। योगी सरकार और अखिलेश सरकार का अगर आप कंपैरिजन कीजिए, योगी सरकार में हत्या के मामले, यह एनसीआरबी का डेटा है, 3668। अखिलेश यादव की सरकार में 2016 में 4889। रेप के मामले योगी सरकार में 2317। अखिलेश यादव की सरकार में 4816। लूट के मामले योगी सरकार में 3591। अखिलेश यादव की सरकार में 4502 मामले। डकैती की घटनाएं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में 85। अखिलेश यादव की सरकार के वक्त 284। ये सब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है।
अपराध को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो इस नीति का जिक्र होता है वो आंकड़ों में नतीजों में नजर आता है। अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। योगी सरकार क्राइम मैनेजमेंट कैसे कर रही है वो आपको समझना चाहिए। 7,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है यूपी में। ये यूपी का बता रहा हूं, यूपी का हिसाब। और इसमें 135 अपराधी ढेर हुए हैं। इन मुठभेड़ ढेर की बात बता रहा हूं। इनमें 111 नामी थे, नामी बदमाश थे, जिनसे लोग थर थर कांपते थे। उन पर एक्शन हुआ। यह उत्तर प्रदेश में हुआ। इसमें 24 जो हैं वो गैर इनामी थे, मतलब इनाम नहीं था लेकिन उनसे भी लोग परेशान थे। 15 मार्च 2021 तक का यह आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही योगी सरकार ने विकास के लिए क्या किया। जो वो कह रहा था कि डबल इंजन का क्या असर दिखा, वो डबल इंजन का भी तो टेस्ट करना पड़ेगा। डबल इंजन का टेस्ट करते हैं, आइए क्लास में, कि डबल इंजन की सरकार यूपी में क्या कर रही है। यूपी के लिए है ये, उत्तर प्रदेश। 2017 में बजट कितना था उत्तर प्रदेश का? 2 लाख करोड़ का था। आज की तारीख में 2019 में जब कोरोना नहीं आया था तभी यह बढ़कर कितना हो गया था? 5 लाख करोड़। अब कहीं का बजट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब राज्य में कुछ तो हो रहा होगा, तभी तो बजट बढ़ रहा है। पैसा होगा तब तो खर्च कीजिएगा। इकोनॉमी यूपी की अगर आप उस पर जाइएगा आंकड़ों के लिहाज से, 2017 में देश में 5वां नंबर था। देश में रैंकिंग कितनी थी? 5th पोजीशन। 2019 में यह आंकड़ा जो है वो 2nd रैंक हो गया। यह उत्तर प्रदेश में हुआ है, 2nd रैंक। टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कितना हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? 2017 में यह करीब 49,000 करोड़ था, जिसमें ये जो है ये वैट से, वैल्यू एडेड टैक्स जो लिया जाता है। और 12,000 करोड़ था, ये था एक्साइज से, एक्साइज से था। यानी अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 49 और 12 आपका हो गया करीब 61,000 करोड़, 61। 2021 में यह आंकड़ा कितना है? 50,000 करोड़ जो है, 50K करोड़, यह है वैट से, वैट। और 36,000 करोड़ जो है यह है एक्साइज, एक्साइज। अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंकड़ा बैठता है 86,000 करोड़। यह हो गया है 2021 में। इतना टैक्स आ रहा है। टैक्स लोग तभी दे रहे होंगे ना जब कमा रहे हैं, नहीं कमाएंगे तो कहां से टैक्स देंगे? तो कहां 61,000 करोड़ और कहां 86,000 करोड़। ये डबल इंजन का टेस्ट कर रहा है। योगी सरकार में प्रदेश का बजट बढ़ा तो निवेश भी आया। कई मानकों पर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा, यह भी चेक करना चाहिए। निवेश कितना आया यूपी में? निवेश, इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, इसको भी देखना चाहिए। 2012 से 2016 के बीच यूपी में कितना निवेश आया था? 25,081 करोड़। यह उत्तर प्रदेश में निवेश आया था 2012 से 2016। और 2017 से 2021, जिसके बीच में कोरोना का संकट काल भी शामिल है, उस दौरान कितने निवेश की बात है? 1,88,000 करोड़। यह कोरोना के संकट काल के बीच में बता रहा हूं। यह निवेश का डबल इंजन का टेस्ट है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2017 में यह रैंकिंग में 12वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। आज 2nd रैंक है। अब आप सोच लीजिए। रोजगार को लेकर अखिलेश सरकार का दावा था कि उन्होंने 2,20,000 रोजगार दिए। योगी सरकार कहती है हमने करीब 7 लाख दिए, और जो ये नौकरियां दी हैं 7 लाख, और रोजगार जो है वो करीब 2 करोड़ दिए।
प्रति व्यक्ति आय अखिलेश यादव की सरकार के वक्त करीब 47,000 के आसपास थी, अब बढ़कर 65,000 हो गई। तो ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार का अगर टेस्ट करने बैठिए तो आंकड़े ये गवाही देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से और क्या अहम है ये भी आपको बताऊंगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, पाठशाला में लौट रहा हूं। New Fantastic Chocobar XL. XL taste in XL size. बैरम खान ने अपने राइट हैंड शेख गदाई को बड़ा ओहदा दे दिया था। इससे शिया बैरम खान के खिलाफ सुन्नी मुगल सरदार एकजुट होने लगे थे। 1560 आते आते बैरम खान के खिलाफ साजिश तेज होने लगी थी। बैरम खान के कुछ ऐसे फैसले थे जो खुद अकबर को पसंद नहीं आए थे। अकबर भी बड़ा हो रहा था और अब वो अपने फैसले खुद लेना चाहता था। इस राजनीति के बीच अकबर की धाय मां माहम अनगा की भूमिका बढ़ गई। इसके आगे की कहानी अब आपको बताते हैं, इतिहास बताते हैं। अकबर के चैप्टर में एक अहम कैरेक्टर माहम अनगा का है, जिसने बचपन से अकबर की देखभाल की थी। बैरम खान की ही तरह माहम अनगा का अकबर के जीवन में बहुत अहम स्थान था। माहम अनगा के बारे में जानना भी जरूरी है। अकबर की धाय मां माहम अनगा राजपूत परिवार से थी और कई बार अकबर की जान बचाई थी उसने। बैरम खान की तरह माहम अनगा भी पावर कंट्रोल करना चाहती थी। अकबर पर बैरम खान के प्रभाव को माहम अनगा खत्म करना चाहती थी। बैरम खान के विरोधी गुट का नेतृत्व माहम अनगा ही कर रही थी। बैरम खान के प्रभाव को धीरे धीरे कम करने में माहम अनगा जुट गई। यह साल 1560 का समय था। माहम की महत्वाकांक्षा अपने बेटे अदहम खान को आगे बढ़ाने की थी। 1560 में अकबर आगरा से दिल्ली अपनी मां के पास चला गया। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम काबुल से दिल्ली आ गई थी। माहम अनगा भी उस वक्त काबुल से दिल्ली आ चुकी थी। इसी के बाद अकबर पर माहम अनगा ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया। माहम ने अपने बेटे अदहम खान को मुगल दरबार में स्थापित कर दिया। अदहम खान को बैरम खान के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश थी। 1561 तक मुगल साम्राज्य पर माहम का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। अकबर की गैर मौजूदगी में माहम अनगा ही सारे फैसले लेने लगी थी। माहम अनगा राजनीतिक तौर पर समझदार महिला थी। वो जानती थी कि किस तरह से सत्ता चलानी है। वो अपने बेटे से सारे फैसले लागू करवा लेती थी। अदहम खान उस समय तक इतना ताकतवर हो गया था कि वो अपराधियों को खुलेआम सजा देने लग गया था। बैरम खान को माहम अनगा ने लगभग किनारे लगा दिया था। बैरम खान का दखल सत्ता के फैसलों में कम हो गया। 1560 से 1561 के बीच अकबर के खिलाफ कई साजिशें की गई। कई बार अकबर पर हमला करके हत्या की कोशिश की गई। ऐसे ही एक हमले में अकबर गंभीर रूप से घायल हो गया था। अकबर पर हुए हमलों में बैरम खान चिंतित हो गया था। बैरम खान को इन हमलों के पीछे माहम का हाथ होने का शक हो रहा था कि वही मरवाना चाह रही। अकबर पर हुए हमलों से मुगलों में खलबली मची हुई थी। लेकिन इस खलबली के बाद क्या हुआ और इसके बाद अकबर पर क्या फिर हमले हुए, ये कल लेकर लौटूंगा पाठशाला में। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। अरे राहुल, इतना बड़ा हो गया है।